तमिलनाडु का मॉडल अगर बात करें तो तमिलनाडु का मॉडल वहाँ पर जैसे चेन्नई म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन करीब 225 कैंटीन चलाती है, जहाँ पर कुल उनका खर्चा है करीब 65 करोड़ रुपए 225 कैंटीन चलाने का साल का खर्चा है। तो ये उनका खर्चा है, हमने उनके खर्चे को भी देखा है। हमारा खर्चा कितना होगा, कैसे होगा, वो किसी बाहरी संस्थान को दिया जाएगा चलाने के लिए, किसी को कॉन्ट्रैक्ट दिया जाएगा, उसमें सरकार की भूमिका क्या होगी, इन सब चीज़ों पर एक डिटेल्ड रोड मैप तैयार किया जा रहा है और बहुत जल्दी आपको बताया जाएगा। कब से स्टार्ट करेंगे, कब तक खुल जाएगा सर? पहला कैंटीन कब तक हम माने खुल जाएगा, क्योंकि अभी आप कुछ बता ही नहीं रहे हो। आज जैसे मैं बताया कि आज जो डीडीसी का ये प्रोजेक्ट रिपोर्ट थी, डिटेल्ड प्रोजेक्ट जो दिल्ली डायलॉग कमीशन ने बनाया था, वो सरकार को कंसिडर कर रही थी। आज मुख्यमंत्री ने उस पर अपनी मोहर लगा दी है, तो मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्द ही आपको इसका डिटेल रोड मैप, इसका पूरा फाइन ब्लूप्रिंट और इसकी टाइमलाइन भी आपको जल्द ही बता दी जाएगी। एनजीओ का साथ लेंगे, जनता के पास जाएंगे फंडिंग के लिए। अच्छा, जैसे आपकी रसोई प्रोग्राम था फ्री फूड, दैट वाज एग्जीक्यूटेड थ्रू वेरियस एनजीओज, ऑर्गेनाइजेशंस लाइक ISKCON वाज आल्सो इन्वॉल्वड। तो अब यहाँ पर आप कोई एक स्पेसिफिक संस्था जैसे किसी के साथ काम करेंगे, कौन सी संस्थाएं आप जनरली नाम अगर नहीं थी बट एटलीस्ट वी कैन नो नाम सर आम आदमी कैंटीन नाम है। इस पर हम लोग की कुछ संस्थाओं से बातचीत चल रही है, जैसे ही वो बातचीत किसी नतीजे पे पहुंचेगी आपको बता दिया जाएगा। स्कीम थी वो इसलिए बंद हो गई क्योंकि अनहाइजीनिक थी। क्या गारंटी है कि आप वाली जो आप आम आदमी कैंटीन है वो हाइजीनिक रहेंगी? क्या कोई नोडल अथॉरिटी बनाई जाएगी? हाँ। और एक और सवाल सर इससे जुड़ा हुआ, तमिलनाडु में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन चला रही है, यहाँ पे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन आपके अंदर है नहीं, तो कैसे चलाता है? जैसे मैंने बताया कि फूड एंड सिविल सप्लाईज अभी ये सोचा गया है कि फूड एंड सिविल सप्लाईज इसको चलाएगा, और ये बहुत बड़ा चैलेंज है। आपकी बात बिल्कुल सही है कि इसकी क्या गारंटी है कि जो जनहार में हुआ वो आम आदमी कैंटीन में ना हो, खाना अच्छा मिले, साफ़ सुथरा मिले, सही क्वांटिटी में मिले। इसके लिए जैसे बाकी राज्यों ने जिनका इस क्षेत्र में एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल रहा है, उसको हम लोगों ने बहुत गहराई से देखा, परखा है, उसको स्टडी किया है और वहाँ से सीखा है। तो वैसा ही कुछ यहाँ भी संभव है, और जो दिल्ली में जनहार में हुआ वैसा ये दोबारा नहीं रिपीट होगा। खाना सही मात्रा में मिले, क्वालिटी फूड मिले, न्यूट्रिशियस मिले, उसके लिए प्रॉपर चेक्स एंड बैलेंसेस, मैकेनिज्म्स और प्रोसेसेस तैयार किए जाएंगे। कितने राज्यों को लेकर आपने स्टडी की? कितने राज्यों? 2 राज्य खास करके, उड़ीसा और तमिलनाडु। सर, कुछ आपने स्टडी में आइडिएशन भी लगाया था कि इतने लोगों को जरूरत है और इतने लोग अनहाइजीनिक खा रहे हैं, बड़ी संख्या हुई जी। तो जो हम लोगों ने इसमें स्टडी करी वो ये है कि तकरीबन दिल्ली में 10 लाख कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हैं, जिसमें से करीब 3 लाख कंस्ट्रक्शन वर्कर रजिस्टर्ड हैं, लेकिन हमारा अनुमान है कि कम से कम 10 से 15 लाख कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हैं दिल्ली में। 685 स्लम्स में 4,20,000 परिवार रहते हैं। 4,20,000 परिवार, 685 जेजे क्लस्टर, 685 जेजे क्लस्टर्स में 4.2 लाख फैमिलीज रहती हैं। करीब 10 से 15 लाख कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हैं, यह हमारा अनुमान है। हमारे पास खाली रजिस्टर्ड कंस्ट्रक्शन वर्कर्स की संख्या 2,80,000 है। 5 लाख करीब स्ट्रीट हॉकर्स हैं दिल्ली में, और इसके अलावा बहुत बड़ी संख्या में लोग अस्पतालों में रोज आते हैं, और 200 से ऊपर हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं, और उसके अलावा करीब 70-80 टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस हैं। तो ये हमारा टारगेट ग्रुप है। ये इनको सबसे ज़्यादा ज़रूरत अच्छे खाने की, साफ़ सुथरे खाने की और लो कॉस्ट खाने की इस तबके को है। तो ये स्कीम पूरी तरीके से इस ऑडियंस की तरफ टारगेटेड रहेगी। सर, जनाहार में एक और प्रॉब्लम आई थी कि उन्हें स्पेस नहीं दिया जा रहा था, साफ सुथरी जगह भी नहीं मिल पाई थी। तो आप जो कैंटीन बनाएंगे, कहाँ बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, उसको लेकर के, स्पेस को लेकर कोई बातचीत हुई? स्पेस को लेकर भी बातचीत चल रही है। आरओ सिस्टम का पानी की जिस जगह में पहले ही किल्लत है, वहाँ पर आप इतने खुली मात्रा में आरओ लगाएंगे तो उसमें लगने वाला पानी को कहाँ से सोर्स करने वाले हैं? पानी पीने का, अगर खाना देना है तो पानी भी देंगे।
सोर्स इतनी पानी की किल्लत दिल्ली में नहीं हुई कि आज पीने का पानी भी लोगों को नहीं दिया जा सके। ये इसमें जब ये सब अनुमान लगाए कि टारगेट ऑडियंस आप जो भी इसमें बता रहे हैं, तो कितने अनुमान क्या है, कितना खर्चा टोटल, मतलब वो कितने बनाने हैं कैंटीन, नंबर ऑफ कैंटीन, नंबर ऑफ कैंटीन, आपने बोला कि आपने डीपीआर तैयार की थी, और जितना हमारा नॉलेज है हर डीपीआर में सबसे पहले फाइनेंशियल चीजें बताई जाती है कि इसका खर्च कितना आएगा, चाहे वो मेट्रो की डीपीआर हो या किसी और प्रोजेक्ट की डीपीआर हो। तो आपने कुछ तो अंदाजा लगाया होगा कि इसमें टोटल खर्च कितना आएगा, चाहे वो कोई भी बनाए। डीपीआर दिया गया है, लेकिन क्योंकि उस पर अभी बाकी सरकारी महकमे उस पर काम कर रहे हैं, इसलिए उसको बहुत ज़्यादा डिटेल में अभी यहाँ रखना उचित नहीं होगा। लेकिन उस पर खर्च कितना है इसका एक प्रारंभिक अनुमान जरूर यहाँ से दिल्ली सरकार को दिया गया है। बजट में ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है, तो आप किस तरह से इस फाइनेंशियल ईयर में कैसे शुरू करेंगे? हाँ, ये बजट इसमें आगे नहीं आएगा। बजट में हमेशा इतनी संभावना रहती है कि इस तरह की स्कीम्स को एकोमोडेट किया जा सकता है। क्या दिल्ली सचिवालय और दिल्ली विधानसभा में भी ये सब्सिडी वाला खाना मिलेगा? क्या मंत्री खाएंगे? मैंने आपसे कहा है कि पहले इंडस्ट्रियल एरियाज, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, हॉस्पिटल्स और कॉमर्शियल हब्स और कॉलेजेस। क्या प्राइवेट भी होंगे या क्या गवर्नमेंट होंगे? क्या चीज? प्राइवेट स्कूल, प्राइवेट कॉलेजेस भी होंगे या? मैंने कहा जो क्षेत्र होगा वो यहाँ पर होगा, जहाँ कॉमर्शियल हब इनके आसपास, अस्पतालों के इर्द गिर्द या अस्पतालों के अंदर, जहाँ पर जो एजुकेशनल एरियाज हैं वहाँ पर, कॉमर्शियल एरियाज हैं, इंडस्ट्रियल एरियाज, उन क्षेत्रों। तो दिल्ली सरकार सस्ता खाना देने की तैयारी कर रही है और इसकी कीमत 5 से 10 रुपए के बीच होगी। खाका पूरा तैयार हो चुका है, ये आशीष खेतान की तरफ से बताया जा रहा था। जन आहार योजना की शुरुआत दिल्ली में गरीब मजदूरों को ये सस्ता खाना मुहैया होगा और इसकी शुरुआत कुछ इलाकों से होगी जो इंडस्ट्रियल एरिया होंगे, शैक्षणिक संस्थान होंगे, हॉस्पिटल्स के पास इस तरह की कैंटीन मौजूद रहेगी। और दिल्ली सरकार ने जो तमिलनाडु का मॉडल है उसे फॉलो किया है, उसकी स्टडी की और उसके बाद तमिलनाडु की तर्ज पर ही दिल्ली में ये कैंटीन बनाई जाएंगी।